ओम नमः शिवाय। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके 2012 की बैच नंबर 5 आज वापस भारत में प्रवेश कर चुकी है। हम गुंजी आए। गुंजी में बहुत अच्छी पार्टी डॉक्टर गुंजाल ने आयोजित की। रात के भजन तो होने ही थे। रास्ते में बारिश की वजह से हरियाली भी बहुत सुंदर छाई हुई थी और इन सब में घूमते घामते प्रकृति का आनंद लेते हुए सब आगे बढ़ते गए। ओम नमः शिवाय। जीवन के सफर में जब ये सफर शुरू हुआ तब हम अकेले थे और आखिर जब हम जाएंगे तब भी अकेले होंगे। लेकिन इस यात्रा में अर्थात जीवन की यात्रा में जैसे जैसे परिचय बढ़ता है, लोग नज़दीक आते हैं, एक दूसरे का संपर्क होता है, एक दूसरे की रुचि, आदतें, शौक, इन सब को जान पाते हैं और वहीं से निकटता शुरू होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा में जिस दिन दिल्ली में सब मिले तब एक दूसरे से कोई परिचित नहीं था और जब आखिरी दिन अपने अपने घर जाने को निकले तब कोई अपरिचित नहीं था। अपरिचित की बात तो ठीक है, बात तो उससे आगे बढ़ गई थी। ये पूरे 53 लोग, 53 लोगों का बैच एक परिवार बन चुका था। मेरा विचार आज सबका परिचय करवाने का है और इसलिए ये बात मैं आपसे कह रहा हूं कि अब कोई एक दूसरे से अपरिचित नहीं रहा। इस परिचय की भी बात कहां से शुरू की जाए ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस परिवार के मुखिया की जिम्मेवारी जिन्होंने संभाली वो हमारे लाइजन ऑफिसर थे और जिनका नाम है कुंदन कृष्णन। कुंदन कृष्णन बिहार में बड़ी पोस्ट पर है। वो आईपीएस है और 1994 की बैच की वो आईपीएस है। पहले एसपी, एसएसपी और आज बिहार के पटना शहर के आईडीजी के रूप में उनकी जिम्मेवारी है। इस बैच में सबसे सीनियर व्यक्ति उम्र के हिसाब से अगर कोई था तो उनका नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी है। श्रीवास्तव जी की उम्र यात्रा के समय 70 थी, आज तो वो 80 के होने को आए हैं। एकदम दुबले पतले, लेकिन चलने में बड़े तेज, बिल्कुल सादगी, इतने सिंपल रहते हुए उत्साह के साथ उन्होंने पूरी यात्रा पूर्ण की। ये ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं जो मध्य प्रदेश भोपाल के निवासी हैं। आज भी हम उन्हें प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। वही हमारे सबसे सीनियर व्यक्ति थे। जैसे मैंने आपको उम्र के हिसाब से इस बैच के सबसे बड़े व्यक्ति का परिचय करवाया, वैसे ही इस बैच के सबसे छोटे व्यक्ति अगर कोई है तो उनका नाम शेखर जैन है। जैसे मैंने आपको परिचय करवाया बैच के सबसे बड़ी उम्र के व्यक्ति का, उसी प्रकार इस बैच के सबसे छोटी उम्र का व्यक्ति अगर कोई है तो वो है शेखर जैन। शेखर 24 वर्षीय युवान है। वैसे लोगों को अगर इस उम्र में यात्रा कहने का किया जाए कि आप यात्रा करिए तो वो यात्रा के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन शेखर जी इस यात्रा में आए हैं। अकेले नहीं आए,
अपने पिताजी महेंद्र जैन के साथ आए हैं। शेखर जी बड़े ही उद्यमी हैं। कला ही उनका स्वभाव है। कला और सर्जन ये दो उनकी पसंदीदा वस्तुएं हैं और इस बाह्य जगत में वो साहसी व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। अर्थात उद्योग, व्यवसाय, धंधा, इसमें किस प्रकार से साहस करना है उनके लिए भी वो हर हमेश तैयार रहते हैं। कैलाश यात्रा भी तो एक साहस है और इस साहस में शेखर भी आए हैं। मैंने आगे ही कहा, शेखर अपने पिता महेंद्र जैन के साथ आए हैं। महेंद्र जी जैन इंदौर में अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। सोइंग मशीन का उनका बिजनेस है, वो मशीन बनाते हैं। उन्होंने भी इस परिवार को अपना परिवार समझा है। जब मैंने उनसे कहा कि आपके बारे में कुछ परिचय कीजिए, तो परिचय बताते हुए महेंद्र जी ने कहा कि प्रभु की असीम कृपा से प्रभु के द्वारा बनाया गया परिवार, जिसका पता और पहचान है कैलाश मानसरोवर यात्रा की 2012 की बैच नंबर 5 और जिसका जन्म हुआ है 25 जून 2012 को। हम सब यात्री एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ गए हैं कि न केवल यात्रा हेतु एक दूसरे के प्रसंगों में आना जाना शुरू हो गया। कैलाश यात्रा में जब आए तो इन 53 लोगों में से 3 लोग ऐसे थे जिनकी शादी नहीं हुई थी। उसमें एक शेखर, एक अवधूत दीक्षित महाराष्ट्र से और एक कौशिक चेन्नई से। और आने के बाद तीनों की शादी हुई और सभी जितने यात्री संभव था इन तीनों प्रसंगों में शामिल हुए हैं। अर्थात ये यात्रा केवल यात्रा तक सीमित न रहकर एक परिवार बन गई, ये सार्थक हुआ है। हम लोग शेखर की शादी में इंदौर भी गए थे, कौशिक की शादी में चेन्नई भी गए थे, अवधूत की शादी में महाराष्ट्र भी गए थे। और इसी प्रकार एक दूसरे के बच्चों की शादी तक होती थी तो सबको आमंत्रित किया जाता था और हो सके उतने यात्री उसमें भी शामिल होने का प्रयत्न करते थे। अरोड़ा जी के यहाँ दिल्ली में शादी हुई अनिल अरोड़ा के सुपुत्र जलज की, और तब भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यात्री वहाँ पर भी तो आए थे। ये हैं हमारे अरविंद महेश्वरी। महेश्वरी जी नेवी में सर्विस करते थे, इंडियन नेवी डिफेंस सर्विस, और 1987 में वो निवृत्त हुए। उन्हीं के शब्दों में कहूँ तो उन्होंने सोचा नहीं था किस यात्रा में इस प्रकार वो सबके साथ घुल मिल जाएंगे, लेकिन यही हुआ। अरविंद जी मेरठ में रहते हैं। उनका बेटा है 41 वर्ष का, और वो जिसका नाम अमोल है ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में जो फैसिलिटी वृद्धाश्रम वगैरह की होती है उसका डायरेक्टर है। अरविंद जी की सुपुत्री अनुश्री, उसकी शादी हो चुकी है, परिणीता है, और पंजाब जीरकपुर में वो भी टीचर है। उनके अंकल प्रदीप महेश्वरी जी भी थे। प्रदीप जी भी बहुत रंगीन व्यक्तित्व है, सबके साथ घुलना मिलना बातें करना उनका भी तो ये स्वभाव है। इतनी उम्र होते हुए भी सबके साथ रहकर उन्होंने भी यात्रा का आनंद भी लिया, और आने के बाद भी आज भी सबसे जुड़े हुए हैं। वो भी मेरठ में ही रहते हैं। मैंने आगे ही कहा, इस यात्रा में हमारे साथ बहुत ही ब्रिलियंट लोग, अच्छे से पढ़े हुए लोग,
इस प्रकार के लोग शामिल थे। उसमें से एक है हमारे अशोक वाल्वेकर जी। वाल्वेकर जी वैसे तो कर्नाटक बेलगांव वहीं पर रहते हैं, वहीं उनका बर्थ प्लेस भी है, लेकिन वो मुंबई से आईआईटी हुए और उसके बाद एनएचपीसी द्वारा संचालित पब्लिक सेक्टर में उनको चुन लिया गया। तब से लेकर निवृत्त होने तक उन्होंने बखूबी अपने कार्य को निभाया है, निर्वहन किया है। और उनका प्रमुख कार्य था हिमालय की लंबाई और चौड़ाई, इसका माप लेना। और उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन में रहकर हिमालय की बहुत यात्रा की है। न केवल हिमालय, फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, भूटान, नेपाल, सब जगह वो प्रवास पर कंपनी के द्वारा भेजे गए और गए। और निवृत्ति के बाद अभी वाल्वेकर जी कर्नाटक के बेलगांव में स्थित हैं। जैसे ही मैंने वाल्वेकर जी की बात बताई, ऐसे ही हमारे साथ दूसरे एक ब्रिलियंट डॉक्टर सुबीर सरकार, फिजिक्स में पीएचडी की है उन्होंने और जानी मानी विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, वहाँ वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, अर्थात एक अच्छे साइंटिस्ट हैं। पूरा बैच उनको वैज्ञानिक के रूप में जानता है। सुबीर सरकार हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े, ये सबका सौभाग्य भी था। हमारे साथ दिल्ली से दयाराम गौतम, DR गौतम जी बैंक ऑफ इंडिया में बड़े ऑफिसर थे। भिन्न भिन्न जगहों पर बैंक ऑफ इंडिया का कार्य संभालने के बाद अभी तो आप निवृत्त हो चुके हैं और दिल्ली में रहते हैं। स्वभाव से बहुत सरल, सबके साथ घुल मिल जाना। इस पूरी यात्रा में कहीं ऐसा नहीं लगा गौतम जी किसी से दूर रहे हो। और आज भी उसी प्रकार का स्नेह, अगर ग्रुप में भी किसी ने मैसेज कर दिया हो तो गौतम जी उसको सराहते हैं, उसकी बखूबी नोंद लेते हैं और उसके ऊपर अपना कमेंट भी देते हैं। यह है हमारे सुनील दत्त शर्मा। सुनील शर्मा जी दिल्ली में रहते हैं। वैसे तो उनका बिजनेस व्हीकल से जुड़ा हुआ है और ज़्यादातर गवर्नमेंट्स के व्हीकल उनके यहाँ रिपेयरिंग में आते हैं। बड़ा गैरेज वगैरह का काम करते हैं। दिल्ली में जब भी जाना हुआ सुनील जी मिलने के लिए आ जाते हैं। न केवल दिल्ली में, हमारा कार्यक्रम शुकताल में था तो परिवार के साथ वो शुकताल भी आए। और कैलाश से आने के बाद हम लोग हर साल कहीं न कहीं एक समय मिलते हैं। और सुनील जी करीब करीब सभी सम्मेलन में उनकी उपस्थिति रही है। सुनील जी की पत्नी इंदु जी, वो भी इतना ही सबके साथ घुल मिल गई है कि इस कैलाश यात्रियों के परिवार को उन्होंने भी अपने परिवार के रूप में स्वीकार कर लिया है। दिल्ली के ही हमारे एक और यात्री अनिल अरोरा। अनिल अरोरा, हम उनको पूरी यात्रा में अरोरा बंधु के नाम से बुलाते थे, क्योंकि वो अकेले नहीं थे। दो भाई अनिल और सुनीत, दोनों ही इस यात्रा में शामिल हुए थे। और दोनों तो इसलिए बता रहा हूँ कि यात्रा में हमारे साथ ये दो थे। उनके पूरे परिवार में सब भाइयों ने इस कैलाश मानसरोवर यात्रा में जाकर भोलेनाथ की भक्ति का अच्छा उदाहरण पेश किया है। उनके एक भाई तो एक बार, दो बार नहीं, तीन तीन बार, चार चार बार यात्रा में जाके आए हैं। और दिल्ली में आर्मी के लोगों को, फौजियों को जो चीज़ें चाहिए, अर्थात उनका ड्रेस है, वर्दी है, जैकेट है, जूते हैं, जुराबे हैं, उनके बकल वगैरह हैं, स्टार वगैरह हैं, कैप वगैरह, जो भी चाहिए उनको, वो आर्मी की सारी वस्तुएं बनाते हैं
उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और सप्लाई करते हैं। अनिल जी के बेटे की शादी में ही हम सबका जाना हुआ था और उनके साथ ही उनके भाई सुनीत अरोड़ा। सुनीत अरोड़ा भी यही काम करते हैं, दिल्ली में ही दोनों भाई। हालांकि शॉप दोनों का अलग अलग है, लेकिन दोनों बड़े अच्छी तरह से इस यात्रा में शामिल हुए और सबके साथ ऐसे घुल मिल गए हैं कि आज वो हमारे परिवार का एक हिस्सा बन चुके हैं। इन दोनों के साथ एक तीसरी शख्सियत संजीव नैयर। संजीव नैयर जी भी दिल्ली में हैं, लेकिन संजीव जी, उनको कोई संजीव नैयर नहीं कहता, वो नेताजी के रूप में जाने जाते हैं। अब किस पार्टी के नेता हैं, क्या करते हैं, उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन संजीव जी, नेताजी हम सबके साथ इस यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा में हमारे साथ अलग अलग प्रांत से सब लोग शामिल हुए हैं। उसमें चंडीगढ़ से श्रीमती नीतू वालिया, नीतू जी इस यात्रा में आई। उनके पति उनको छोड़ने के लिए आए, सबसे मुलाकात हुई। धीरे धीरे उनका स्वभाव मैच होता गया। बाकी सब यात्रियों का पता नहीं, लेकिन मैं, संतोष जी, हसमुख जी, हम लोग पाकिस्तान गए थे कटासराज महादेव की यात्रा में, और वापसी में सारी देवियों का दर्शन करते करते हम चंडीगढ़ आए और नीतू जी के यहाँ रुके। पूरे परिवार से मिलने का मौका मिला। उनके परिवार में से भी काफ़ी लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आए हैं। नीतू जी ऐसे घुल मिल गई थी कि रोज 12 दिन हम मानसरोवर और कैलाश के इस पर्यटन में चाइना में रहे। उस दरमियान साथ में बैठकर सब लोग नाश्ता बनाते थे, खाते थे, मौज करते थे, एक से बढ़कर एक। मानो भगवान शंकर ने स्वयं चुनकर सबको इकट्ठा किया था। हमारे साथ 3 दंपति शामिल हुए। उसमें सबसे वयोवृद्ध और अनुभव वृद्ध कोई था तो वो थे श्रीनिवासन दंपति। हमारे श्रीनिवासन जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है, चेन्नई में रहते हैं और अकेले नहीं आए, अपनी धर्मपत्नी उषा श्रीनिवासन के साथ आए। उषा जी भी उतनी ही श्रद्धावान। उन्होंने यात्रा में कष्ट झेला है, वो हमने सबने महसूस किया है, लेकिन इस कष्ट सहने के बाद भी बड़ी बखूबी से उषा जी ने ये यात्रा की है। उषा जी भी बैंक में 30 साल से सर्विस कर रही थी और बैंकर के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला और अभी अभी 2017 में उन्होंने स्वैच्छिक निवृत्ति ली है। इन दोनों ने, पति पत्नी ने तो ये कैलाश मानसरोवर यात्रा की, लेकिन आपको जानकर आनंद होगा, खुशी होगी कि श्रीनिवासन जी की माता जी राम लक्ष्मी जी अभी जो 76 ईयर ओल्ड है, लेकिन उन्होंने भी 2004 में कैलाश मानसरोवर यात्रा की है। अब आप गिनते जाइए, देखते जाइए, न केवल इन्होंने, न इनकी माता जी ने, लेकिन श्रीनिवासन की सुपुत्र जिनकी उम्र अभी 31 साल है, इंजीनियरिंग और डेटा साइंटिस्ट का अध्ययन कर और वर्तमान में नॉर्थन आर्क में कार्यरत है, उसे भी 2014 में इस यात्रा का सुभग अवसर मिला और उसने भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा की। विवाहित है, उसकी पत्नी इंफोसिस में है। श्रीनिवासन जी की सुपुत्री जानकी, उसने भी 2014 में कैलाश मानसरोवर की यात्रा की और वो भी साधारण नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और उनके पति अर्थात उनके श्रीनिवासन जी के दामाद 29 वर्षीय श्री वेंकटेश्वरन
वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ऐसे श्रीनिवासन दंपत्ति, वो भी इस यात्रा के बहुत बड़े हिस्से। जैसे मैंने कहा, किस किस का परिचय करवाते जाएंगे। ये है हमारे नागराज जी। नागराज जी बेंगलुरु से हैं और कर्नाटक सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर हैं। मुझसे 1 साल ही बड़े हैं और कर्नाटक में इतने बड़े पोस्ट पर सचिवालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर रहकर जनसेवा तो करते ही हैं, लेकिन उनका ये शौक, भगवान के प्रति उनकी आस्था और पर्यटन का शौक दोनों उनको कैलाश मानस सरोवर यात्रा में खींच कर ले आया। उनकी पत्नी गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षिका है। नागराज जी की 2 पुत्रियां हैं। ज्येष्ठ श्रीमती BN प्रियंका, वो विवाहित है और IISc PhD का अध्ययन कर रही है। उनकी छोटी बेटिया कुमारी BN पवित्रा, वो BE सिविल में करके MTech RS and GIS कर रही हैं। तो पूरा वेल एजुकेटेड फैमिली। नागराज जी हमारे साथ थे और न थे, आज तक सबसे जुड़े हुए हैं, ये आनंद का विषय है। वैसे ही बेंगलुरु से हमारे साथ सोमशेखर जी थे। सोमशेखर जी भी अद्भुत व्यक्तित्व, सबके साथ उन्होंने भी यात्रा का बखूबी आनंद लिया है और वो भी इस परिवार का हिस्सा है। अलग अलग प्रदेशों में जैसे लोग आए और पूरा ये ग्रुप बना है। इस ग्रुप में शूरवीरों की भूमि राजस्थान से हमारे साथ परबत सिंह जी शामिल हुए थे। परबत सिंह जी भगवान शंकर के अनन्य भक्त, खास करके ध्यान और साधना में उनकी गति है, उनकी रुचि है। वैसे तो वो जालौर डिस्ट्रिक्ट के भिनमाल के पास दासपा गांव में रहते हैं, लेकिन आजकल जोधपुर में रहते हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों का अध्ययन वहाँ जोधपुर में करवा रहे हैं। परबत सिंह जी भी हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हुए। आनंद का विषय रहा। हमारे साथ चेन्नई से, जैसे मैंने कहा कि श्रीनिवासन जी CA, उसी प्रकार SB कौशिक भी CA हैं। और मैंने पहले ही बताया कि कैलाश यात्रा में आते वक्त जिन 3 लोगों की शादी नहीं हुई थी, उसमें से एक कौशिक है। और आने के बाद कौशिक ने शादी की और हम लोगों को भी बुलाया और उनके बुलावे पर हम सब चले भी गए और बहुत आनंद किया। उनकी शादी में हम शामिल हुए और सब ने भगवान शंकर को प्रार्थना की कि इनका गृहस्थ अच्छी तरह से चले। ऐसे SB कौशिक, ये हमारी बैच में अकाउंट, पैसे की जिम्मेवारी, हिसाब की जिम्मेवारी भी संभालते थे। हमारे साथ अलग अलग प्रकार के जैसे व्यक्तित्व मैंने कहा थे। एक सुंदर व्यक्तित्व दीपक गौरे महाराष्ट्रियन, मुंबई के हैं। गौरे जी पहले ही दिन से इतना घुल मिल गए कि अंतिम दिन तक सबका उनके साथ निकटता हो गई। गौरे जी भारत सरकार के रिटायर ऑफिसर हैं और रिटायर होने के बाद मुंबई में उनकी ज्वेलरी की शॉप है। गौरी जी ने सबके साथ यही यात्रा की ऐसा नहीं है, बहुत सारे ट्रैकिंग उन्होंने किए हैं। ये वीडियो जो रिलीज़ कर रहे हैं हम, उससे पहले हमको पता नहीं था कि गौरी जी ने इतना अच्छा वीडियो बनाया है। इस कैलाश मानसरोवर यात्रा का 2-2.5 घंटे का उनका वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है और इतना सुंदर तरीके से उन्होंने शूटिंग किया है। अगर मुझे पहले उनसे बात हुई होती तो उसमें से कुछ हिस्सा लेकर इस यात्रा में हम शामिल कर सकते थे, लेकिन
फिर भी कल ही उनसे बात हुई और उन्होंने कहा इसमें से कुछ हिस्सा आप अगर चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह है दिनेश परब। युवान व्यक्तित्व है दिनेश। हमने जब कैलाश मानसरोवर यात्रा में गए, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने घोड़े का प्रयोग नहीं किया, चलकर गए चलकर आए। उसमें 2-4 लोग मेरे ध्यान में हैं। उसमें से एक है दिनेश परब, एक है दीपक नलावड़े, एक है सोनल शाह। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने घोड़े का उपयोग ही नहीं किया। हाँ, घोड़ा साथ में था, लेकिन फिर भी चल के गए, चल के आए। दिनेश बिजनेसमैन है, बहुत अच्छे से मुंबई में उनका व्यवसाय है। न केवल यही यात्रा, 2012 की इस बैच की यात्रा के बाद दोबारा भी वो कैलाश मानसरोवर जाके आए हैं। हमारा कैलाश यात्रा से आने के बाद ऐसा तय किया कि हर वर्ष इन सभी यात्रियों को एक बार मिलना चाहिए। तो पहली बार महेंद्र जी के प्रयासों से हम उज्जैन में मिले, लेकिन दूसरी बार दिनेश परब के प्रयासों से हमें नासिक में इकट्ठा होने का अवसर मिला और हम सब उनके साथ रहे। उसके बाद भी मेरा तो उनके साथ संबंध रहा। पंढरपुर की यात्रा में मैं गया और दिनेश से बात हुई तो दिनेश ने पंढरपुर में रहने खाने की सब व्यवस्था उन्होंने वहीं पर मेरे लिए उपलब्ध करवाई थी। दिनेश जी एक अच्छा व्यक्तित्व है और उन्होंने अच्छा कार्यक्रम नासिक में अरेंज किया था। ये हैं हमारे एडवोकेट दीपक नलावड़े, ये भी मुंबई से है। मैंने आगे ही बताया आपको कि जो 2-4 लोग चलकर गए चलकर आए और कहीं घोड़े का प्रयोग नहीं किया, उसमें एक दीपक नलावड़े हैं। दीपक जी पहले ही दिन से आपने यात्रा देखी, उसके पहले ही एपिसोड में दिनेश जी का उत्साह हमको देखने को मिला था। वैसे ही दीपक जी का उत्साह भी हमने देखा। दीपक, मेरा उनके प्रति एक बात में आकर्षण रहा। आरती के बाद जब हम मंत्र पुष्पांजलि करते हैं, दीपक बहुत सुंदर तरीके से मंत्र पुष्पांजलि अपने स्वर में गाकर अगर बताते हैं तो बहुत बड़ी मज़ा आता है। बंधुओं, बाकी के यात्रियों का परिचय अगले एपिसोड में करवाएंगे। आज यहीं तक, आगे हम गोलू देवता तक की यात्रा कर लेते हैं। मिर्थी आते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई। यहीं पर मिर्थी में हमारा भव्य स्वागत आईटीबीपी द्वारा हुआ था। आज भी आईटीबीपी ने सुंदर स्वागत किया। जाते वक्त जो हमारी तस्वीरें ली गई थी वो हम सबको यहाँ पर दी गई। आईटीबीपी में आए तब सब एक दूसरे के परिचय में आ चुके थे। थोड़ा सा रास्ता यहाँ से बदला था। जाते वक्त हम बैजनाथ मंदिर समूह होकर बागेश्वर के रास्ते निकले थे। हमने आपको बात तो कही थी लेकिन वीडियो नहीं दिखा सके थे। आज हम आपको बैजनाथ मंदिर समूह और बागेश्वर भी ले चलेंगे, लेकिन वापसी में हम न बागेश्वर थे और ना ही बैजनाथ। वापसी में हम जागेश्वर होके आए। जागेश्वर बहुत ही रमणीय स्थान है। जैसे ये मंदिर समूह बैजनाथ है, वहाँ भी भगवती की 26 मूर्तियाँ एक ही मूर्ति में समाहित है, आप देखेंगे। वैसे ही बागेश्वर, वहाँ वैसे तो सरयू नदी है जिसका नाम घाघरा है, और वही सरयू नदी आगे आकर गंगा में मिल जाती है। लेकिन उससे पहले यही सरयू में करनाली नदी जो तकलाकोट से निकलती है वो मिलती है, अर्थात गंगा में सबका समावेश हो जाता है। खैर, वो बात हम नहीं बताएंगे, लेकिन बागेश्वर की बात हम आपको बता देते हैं। कहते हैं बागेश्वर से सरयू नदी भगवान राम का जब जन्म हुआ तो दर्शन के लिए निकली थी, और जब सरयू
मूर्तिमंत स्वरूप में निकल रही थी और वहीं पर ऋषि तपस्या कर रहे थे और ऋषि का ध्यान देखकर सरयू वहीं पर स्थगित रह गई। और जब सरयू वहीं स्थगित रह गई और आगे नहीं बढ़ी, तब भगवान शंकर को चिंता हुई और शिव जी ने व्याघ्र का अर्थात बाघ का रूप लिया और वहाँ पर गए। और जैसे ही वहाँ भगवान शंकर ने दहाड़ लगाई और सरयू का ध्यान गया और सरयू वहाँ से चल पड़ी और भगवान शंकर उसी बाघ के रूप में वहाँ विचरण किया। इसलिए उन महादेव का नाम बागेश्वर महादेव है। दूसरी एक कथा ये भी है, अयोध्या में राम जी के पूर्वज राजा दिलीप हुए। दिलीप के यहाँ संतान नहीं थी। भगवान वशिष्ठ से पूछा हमें क्या करना चाहिए। वशिष्ठ ने कहा गौ सेवा करो। गाय की सेवा करने के लिए दिलीप अपना राज्य छोड़कर अयोध्या से बागेश्वर आए और बागेश्वर में भगवती नंदिनी अर्थात गौ माता जहाँ जहाँ घूमती थी, दिलीप उसके पीछे पीछे घूमते थे। उन्होंने गाय की बहुत सेवा की। गाय के उठने से पहले उठ जाते, गाय को नहलाते सहलाते, उसका पूरा काम करते, कहीं भी उसको कुछ तकलीफ़ न हो जाए इसका पूरा ध्यान रखते। और भगवान शंकर दिलीप की परीक्षा करने के लिए व्याघ्र रूप में आए और उन्होंने गाय के ऊपर छलांग लगाई और दिलीप बीच में आए और दिलीप ने कहा मुझे खा जाओ, गौ को मत खाओ। और गाय की रक्षा की और दिलीप ने जैसे ही बाघ को मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया, हाथ चिपक गया। कथा तो बहुत लंबी है, बस इतनी बात समझ लीजिए। भगवान शंकर ने परीक्षा ली, दिलीप उत्तीर्ण हुए। वो जगह बागेश्वर है। बागेश्वर में भगवान शंकर ने दिलीप की रक्षा की, गाय की रक्षा की और वहाँ से दिलीप को संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दिए। ये बागेश्वर है। यह बागेश्वर मंदिर है, बहुत पुराना है, प्राचीन है। पुराना है। हाँ, शिव जी का मंदिर है अंदर। ये शिव जी का अति प्राचीन मंदिर है। इसी मंदिर की पुरातन मूर्ति है। शिवलिंग दो नंदी शंकर जी के साथ। वापसी में हम जागेश्वर से निकले। जागेश्वर बहुत बड़ा मंदिर समूह है, सुंदर जगह है। कुमाऊं मंडल का रेस्ट हाउस गेस्ट हाउस भी है, वहाँ रुकने की व्यवस्था भी सुंदर है। लेकिन ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। हमारे यहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 जगहों पर माना गया है। गुजरात में द्वारका के समीप में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग माना जाता है। महाराष्ट्र में जो औढ़ा नागनाथ है उसे हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में देखते हैं। और जो उत्तराखंड के लोग हैं वो यहाँ पर जागेश्वर को ही नागेश्वर के रूप में देखते हैं। कहते हैं भगवान शंकराचार्य यहाँ पर आए और इन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। एक ही परिसर में 108 मंदिर भगवान शंकर का भव्य शिवलिंग है और भगवान शंकराचार्य के हाथों से उसका भी जीर्णोद्धार हुआ है। इस जागेश्वर के भी हमको दर्शन मिले और वहाँ से हम दिल्ली की ओर चले। आगे निकलते ही स्थानिक देवता गोलू देवता का मंदिर देखने को मिला। ये गोलू देवता क्या है आप देखेंगे। वहाँ पर घंटी चढ़ाई जाती है। छोटी घंटी से लेकर बड़े बड़े घंट जिसे कहते हैं वो घंटे लगाए जाते हैं और घंटों से गोलू देवता की पूजा होती है। जिसकी मनोकामना पूर्ति करनी हो वो गोलू देवता को चिट्ठी लिखता है
वहाँ चिट्ठियाँ ली जाती है। आपकी जो मन में इच्छा हो वो चिट्ठी में लिखकर वहाँ रख दीजिए। गोलू देवता जब आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं तब आपको घंटी चढ़ाने के लिए आना पड़ता है। वैसे चिट्ठियों का भी वहाँ ढेर लगा हुआ है, वैसे ही घंट का भी छोटी मोटी घंटियों से लेकर बड़े बड़े घंट तक सबका ढेर लगा हुआ है। और गोलू देवता सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये भारत की भूमि है, यहाँ कण कण पर कोई न कोई देवता विराजमान है। एक एक जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की। ऐसी भारत भूमि के दर्शन करते हुए हम वापस दिल्ली पहुँचेंगे। बाकी के यात्रियों का परिचय अगले एपिसोड में करवाएंगे। आज यहीं तक और फिर अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए। ओम नमः शिवाय।